So, good afternoon to all. So, as I already told you during offline, that today we will discuss some of the important terms, sentence, and question answer from chapter number 1 in political science, power sharing. So now let's start. I told you that you people are free to choose the way for preparing your notes. नोट्स कैसे बनाओगे उसमें आपको थोड़ी आजादी है। लैंग्वेज पॉइंट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हर एक बच्चे का जो नीड है वो अलग अलग होता है। कोई एक पॉइंट किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे को वह समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से, तो वह उस पॉइंट को छोड़ सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है आपका फेयर कॉपी का को लेकर के। पर एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपके नोट्स में मिस नहीं होने चाहिए। सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स मस्ट बी पार्ट ऑफ योर नोट्स फॉर योर चैप्टर्स फ्रॉम सोशल साइंस। पावर शेयरिंग की जहां तक बात है, तो देखो, जो मेरा अरेंजमेंट है, सबसे पहले टर्म्स टू लर्न है, फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, और फिर क्वेश्चन आंसर, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर तो है ही हैं, साथ में जो इंपॉर्टेंट दूसरे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से उसे भी रखने का प्रयास किया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टर्म्स। तो यहाँ जो टर्म्स हैं ये आपको एनसीईआरटी बुक में इनमें से अधिकतर ग्लोसरी में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एथनिक, अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर, इसका इतना मीनिंग तो आपको पता ही होना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड नो दिस, व्हाट इज एथनिक मीन्स, अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। क्योंकि जो चैप्टर पावर शेयरिंग है उसकी शुरुआत ही एथनिक शब्द से होती है, और शुरू में ही आपको एथनिक कंपोजिशन पढ़ाया गया है बेल्जियम और श्रीलंका का। तो यह पहला टर्म है, वर्ड है। आफ्टर दैट, मेजोरिटेरियनिज्म, इसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। मेजोरिटिज्म की परिभाषा क्या है या क्या इससे आप समझते हैं? A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it want by disregarding the wishes and needs of the minority. Majoritarianism एक बिलीफ है, सोच है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वह देश को चला सकती है डिसरिगार्ड करते हुए उनको जो संख्या में कम है। इस चैप्टर में
जो सोशल ग्रुप्स दिए हुए हैं, एथनिक कंपोजिशन दिया हुआ है, वह लैंग्वेज बेसिस पर है। पॉइंट नंबर 3, सिविल वॉर। श्रीलंका में सिविल वॉर हुई। सिविल वॉर एक ऐसा सिचुएशन है जब देश के अंदर दो, कम से कम दो ग्रुप इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट में हो जैसे युद्ध हो रहा हो, और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस, इतना भयानक रूप ले ले और ऐसा लगे कि युद्ध हो रहा हो। टैंक यूज हो जाए, गोला बारूद यूज हो जाए, हथियारों का, दूसरे हथियारों का, जो उस समय के प्रचलित हथियार हों, जैसे आज के डेट में बहुत कॉमन है गन्स का यूज होना, AK-47 वगैरह जो राइफल्स हैं, इवन टैंक्स का यूज, हैंड ग्रेनेड्स का यूज। नाउ प्रूडेंशियल, वाई पावर शेयरिंग, उस पेज पर एक टर्म है प्रूडेंशियल, उसके साथ में मॉरल है। प्रूडेंशियल को समझाया गया है बेस्ड ऑन प्रूडेंस और केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। जब हम कोई निर्णय, डिसीजन, गेन लॉस के कैलकुलेशन के आधार पर लें कि कितना गेन होगा, कितना लॉस होगा, तब हमारा वह निर्णय प्रूडेंशियल रीजन है। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर। पॉइंट नंबर 5 काफी स्पेशल है इन कंपैरिजन टू द अबव। पॉइंट नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिया जाता है बच्चों से, तो बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं, जबकि ये बिल्कुल आसान है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, separation of powers, separation of powers relates with the sharing of power among different organs of government। separation of power कोई वैसी बड़ी या कठिन प्रश्न नहीं है। पावर जो ऑर्गन्स के बीच में शेयर होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में पावर को बांटना, शेयर करना ही सेपरेशन ऑफ पावर है। ध्यान रखना है, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर बिल्कुल आसान है। सेपरेशन ऑफ पावर जो है वह पावर शेयरिंग है अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड द डिफरेंट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर लेजिस्लेचर, executive and judiciary। Now moving to the point number 6, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ऐसी सरकार जहां कम से कम दो लेवल आपको गवर्नमेंट के मिलेंगे। हमारे देश में देर आर 3 लेवल्स। कम्युनिटी गवर्नमेंट, वी स्टडीड दिस इन केस ऑफ बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम का स्पेशल फीचर है, जो एक लैंग्वेज के फॉलोअर्स की गवर्नमेंट होती है, सेटअप होती है, और इसका पावर और फंक्शन उस लैंग्वेज से जुड़े कम्युनिटी का कल्चरल और एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट होता है। एंड पॉइंट नंबर 8, each coalition government, you are studied it in previous classes, class 7, 8, even in 9। coalition government
जब एक पार्टी बहुमत में ना आ पाए, तब दो या दो से ज्यादा पार्टियों की मेल से बनी सरकार कोइलेशन गवर्नमेंट कहलाती है। अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड by the coming together of at least two political party, at least two political, okay, at least two, दो कम से कम होंगी, ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा हो जाए, जितनी उनकी जरूरत पड़े, ओके। सो कोइलेशन गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड एट लिस्ट बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज। और जो पार्टनर्स होते हैं वे कई बार अलायंस फॉर्म करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, कई बार चुनाव के पहले गठबंधन बना होता है। जैसे हाल फिलहाल हमारे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और एक गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व में है, एनडीए, और एक दूसरा गठबंधन है कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप में। देयर आर मेनी पार्टीज इन बोथ द कोइलेशन, बहुत सारी पार्टियां हैं दोनों ही कोइलेशन में। वन इज एनडीए, अदर इज इंडिया। देखना है किसकी विजय होती है चुनाव में। जो पब्लिक है, पीपल हैं, सिटीजन हैं, जो वोटर होते हैं, वे वोट करेंगे और रिजल्ट किसके पक्ष में रहता है वह देखने वाली बात होगी। पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है भारत के इस चुनाव पर। वापस आते हैं जो हमारा टर्म है उस पर, कोलिशन गवर्नमेंट। जब दो या दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर के सरकार बनाए तो वह कोलिशन गवर्नमेंट होती है। बिहार में इस वक्त और एक लंबे समय से बिहार में हम कोलिशन गवर्नमेंट देख रहे हैं। मूविंग टू some of the important sentences of the chapter। सबसे पहला सेंटेंस, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में। बेल्जियम के बॉर्डर्स किससे लगते हैं, महत्वपूर्ण सेंटेंस है, कई बार देखा गया है इसे एमसीक्यू में। एमसीक्यू में कई बार ऐसा पूछा जाता है, इनमें से किससे बेल्जियम का बॉर्डर नहीं लगता। जब आपको पता होगा किससे लगता है, तब आप उस प्रश्न का उत्तर आराम से कर सकते हैं, किससे नहीं लग रहा है या किससे लग रहा है। तो बेल्जियम का बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगता है। अगला पॉइंट, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। एलम इस शब्द का अर्थ है स्टेट। और पॉइंट नंबर 5 है, श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन वह बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका। और हमने मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका पॉइंट में पढ़ा कि किस तरह से वहां की सरकार ने बुद्धिज्म को बचाने और बढ़ाने का प्रचार प्रसार का काम किया। नाउ मूविंग टू पॉइंट नंबर सी, दैट इज क्वेश्चन आंसर। तो यह हम लोग का तरीका है कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ले लिया, कुछ सेंटेंसेस ले लिया, और फिर क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर कवर हैं इन क्वेश्चन आंसर में। नाउ लेट्स सी, इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन मैंने कई बार कहा है, वह यह बनता है कि पावर शेयरिंग से आप क्या समझते हैं। तो आप अपना नोट्स किसी भी तरह से बनाएं तो सबसे पहले इसका उत्तर उसमें जरूर रखें, इसके एक्सप्लेनेशन उसमें जरूर रखें पावर शेयरिंग का। यहां देखते हैं, डिफाइन पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग, पावर का शेयरिंग है सरकार के विभिन्न ऑर्गन्स के बीच में, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। कई जगह जहां फेडरल व्यवस्था है, पावर शेयरिंग आपको लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में भी देखने को मिलेगा, जैसे यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग्स के और दूसरे रूप भी हैं, जैसा
power sharing we can see among different social groups. We can see power sharing among different political parties, pressure groups, movements, etc. Now point number 2, write about Belgium and Sri Lanka. चैप्टर में हमने पढ़ा है बेल्जियम यूरोप में है, छोटा सा देश है, उसके एथनिक कंपोजिशंस को हमने देखा, उसके बॉर्डर्स किससे लगते हैं उसे हमने देखा। और श्रीलंका की बात करें तो वी आर वेरी फैमिलियर विद द श्रीलंका, हमारा पड़ोसी मुल्क है, 1948 में आज़ाद हुआ, आइलैंड नेशन है, हमसे कुछ ही किलोमीटर दूर है। और यहाँ का देखो एथनिक कंपोजिशन आपका जैसा मार्क्स रहेगा, अकॉर्डिंगली यू नीड टू फ्रेम योर आंसर। श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, हम लोगों ने एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का स्टडी करते समय देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटिंग अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। वी मस्ट हैव दिस इन आवर माइंड कि क्या एथनिक कंपोजिशन रहा बेल्जियम का और श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट next is what led to the ethnic tension in Belgium? Why was it more acute in Brussels? एथनिक जो टेंशन हमने बेल्जियम में देखा, हमने ठीक है ब्रुसेल्स उसकी राजधानी में भी देखा, हमने श्रीलंका में भी देखा। एथनिक टेंशन बेल्जियम में भी रहा, श्रीलंका में भी रहा। यह क्वेश्चन बेल्जियम से रिलेटेड है। तो बेल्जियम में हमने देखा कि जो संख्या में कम है फ्रेंच, वे हर जगह पावर में हैं, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो या एजुकेशन की बात हो, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो। और यह टेंशन का कारण था डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में, क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी के डिमांड्स आ रहे थे सामने कि चीजें फिर से रीअरेंज की जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज मेजोरिटेरियनिज्म प्रैक्टिस्ड इन श्रीलंका। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर जो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, 6 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह सीबीएसई के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि भाषा प्रश्न की यही हो, वर्ड्स यही रहे हों, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग आपको यही निकलता रहा है और जो आंसर है यही रहेंगे अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ वाज मेजोरिटेरियनिज्म प्रैक्टिस्ड इन श्रीलंका, या फिर क्वेश्चन घुमा के इस तरह से भी किया जा सकता है, what measures were adopted by democratic elected government of Sri Lanka to establish Sinhala supremacy। दोनों प्रश्न के अर्थ सेम है, आंसर भी सेम रहेंगे, लैंग्वेज में थोड़ा फर्क आ जाएगा विद द चेंजेस ऑफ लैंग्वेज इन क्वेश्चन। तो श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म यानी कि जिनकी संख्या ज्यादा है उनको खुश करने के लिए या उनके अनुसार सरकार चलाने के लिए क्या किया गया। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। आजादी के बाद जो सिन्हला कम्युनिटी है वे डोमिनेंस क्रिएट करने पर लग गया कि हमारी संख्या ज्यादा है, हमारा मनमाना तरीके से हम सरकार को, देश को चलाएंगे। डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म मेजर, और जो सरकार थी उसने एक सीरीज ऑफ क्रमबद्ध उसने बहुत सारे काम किए, one after another they took several decisions, they took several steps। जैसे 1956 में उन्होंने कानून लाया और सिन्हला को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, डिसरिगार्डिंग द अदर। अगला, गवर्नमेंट ने प्रिफरेंशियल पॉलिसी अपनाया सिन्हला को लेकर के, चाहे यूनिवर्सिटी के पोजीशन हो या फिर गवर्नमेंट जॉब्स, सिन्हला बोलने वालों को प्राथमिकता दी गई। तो ये सारे कदम श्रीलंका में वहां की सरकार ने अपनाया
मेजोरिटेरियनिज्म को बढ़ावा देने के लिए। कुछ और पॉइंट्स हैं, 2 more पॉइंट्स आर देयर। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसी, ये वाली बात हो गई। नाउ लास्ट, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। जो संविधान बना श्रीलंका का, यह व्यवस्था की गई कि बुद्धिज्म, अब बुद्धिज्म में ये धर्म वाली बात हो गई कि बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा श्रीलंका में। तो ये कुछ स्टेप्स थे, कदम उठाए गए श्रीलंका में मेजोरिटी कम्युनिटी के द्वारा मेजोरिटेरियनिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर कहें तो सिन्हला कम्युनिटी के डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नाउ मूविंग अहेड, व्हाट वेर द डिमांड्स ऑफ श्रीलंका। यह प्रश्न भी कई बार आया है, बोर्ड के एग्जाम में भी आया है और स्कूल के एग्जाम में, तो स्कूल के एग्जाम में भी। श्रीलंकन तमिल्स के क्या डिमांड थे, या फिर दूसरे तरह से क्वेश्चन करें तो श्रीलंकन जो तमिल्स हैं उन्होंने स्ट्रगल किया, ठीक है, नई अपनी पार्टियां बनाई, फॉर व्हाट, ठीक है। मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज सेम, दे आर आस्किंग अबाउट द डिमांड्स ऑफ द तमिल्स। तो क्या डिमांड थे उनके? उनके डिमांड थे कि तमिल भाषा को ऑफिशियल भाषा माना जाए, रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए और इक्वल अपॉर्चुनिटी उन्हें भी मिले इन कंपैरिजन टू द सिन्हला peoples. Next point, what was there in 1956 Act in Sri Lanka? मेजोरिटेरियनिज्म की जो राह श्रीलंका ने अपनाई, उसमें 1956 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन इन जनरल 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो क्या था 1956 का एक्ट? इसके अनुसार सिन्हला को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तमिल्स को डिसरिगार्ड किया गया। जो गवर्नमेंट है उसने प्रिफरेंशियल पॉलिसी अपनाई सिन्हला एप्लीकेंट्स को लेकर के, उनके जॉब्स को लेकर के। A new constitution stipulated that states shall protect and foster Buddhism. यह बातें 1956 के कानून में श्रीलंका में देखा जा सकता है। द एक्ट ऑफ 1956 इन श्रीलंका। Now moving to the next question, there is something in chat, let's see. चैट में इशू का क्वेश्चन है रीजनल ऑटोनॉमी एक्सप्लेन करने के लिए। रीजनल ऑटोनॉमी, तो रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि किसी रीजन को गवर्नेंस के बहुत से अधिकार दे देना, बहुत से अधिकार। अब जैसे भारत में स्टेट्स को बहुत से आपको राइट्स मिले हुए हैं, बहुत सारे एरिया मिले हुए हैं अंडर स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, देयर आर सेवरल अदर प्रोविजंस कि स्टेट अपना बहुत सा काम कर सके, ठीक है, कुछ चीजों को छोड़कर। फॉर एग्जांपल डिफेंस आपको यूनियन लिस्ट में है, फाइनेंस जो है आपको बैंकिंग ये यूनियन लिस्ट में है, तो फॉरेन अफेयर्स हमारा, तो ऐसे कुछ विषयों को छोड़ करके आप जो है अधिकार दे दीजिए वहां के गवर्नमेंट को, वहां के लोगों को कि वे अपना फैसला ले सकें। तो ये होता है रीजनल ऑटोनॉमी, कि उस रीजन को आप एक लिमिट तक स्वतंत्रता दीजिए। ओके, अगर बिल्कुल स्वतंत्र हो गया तब तो वो इंडिपेंडेंट हो गया। एक संदर्भ में यह बात बोली जा सकती है कि जो आर्टिकल 370 था उसमें जम्मू एंड कश्मीर को एक रीजनल ऑटोनॉमी मिली हुई थी, कि दूसरे स्टेट्स के मुकाबले उस समय उस प्रोविजन में जम्मू एंड कश्मीर को
कुछ ज्यादा छूट मिली हुई थी। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इस तरह के कुछ प्रोविजंस तमिल्स चाहते थे कि उन्हें मिले अपने रीजन में, जहां वे डोमिनेट कर रहे हैं पॉपुलेशन के मामला में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन। जो बेल्जियम में हमने एकोमोडेशन देखा उसे एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। यह एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस चैप्टर का। तो अरेंजमेंट देखें एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, कई बार यह क्वेश्चन आता है। मैं उन क्वेश्चंस को विशेष करके आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं जो क्वेश्चंस कई बार हम लोगों ने देखा है कि बोर्ड में आया है। नाउ, तो बेल्जियम के एकोमोडेशन की बात करें, सेंट्रल लेवल पर इक्वल मिनिस्टर्स की संख्या रखी गई, फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले। नाउ, सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और सर्टेन पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वेर गिवन टू ए स्टेट गवर्नमेंट। देयर विल बी अ सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स के लिए एक अलग गवर्नमेंट बनाया गया, वहां पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट का अरेंजमेंट हुआ बेल्जियम में, दैट वी नो एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। नाउ, और ये सारे जो स्टेप्स लिए गए बेल्जियम में, उसका यह रिजल्ट रहा कि वहां पीस आई, वहां डेवलपमेंट आया। कैपिटल सिटी बेल्जियम का ब्रुसेल्स, श्रीलंका का श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। विच सिटी ऑफ बेल्जियम वाज चूजन एज हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन? ब्रुसेल। जब बेल्जियम ने एकोमोडेशन पॉलिसी अपनाया, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, वहां डेवलपमेंट आई, पीस आई, इसका रिजल्ट हुआ यूरोपियन यूनियन का जब गठन हुआ, तब बेल्जियम के कैपिटल सिटी को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया गया। आगे क्वेश्चन है, प्रूडेंशियल और मोरल रीजन पावर शेयरिंग के एक्सप्लेन करने के लिए। एक क्वेश्चन है, इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन ओनली लैंग्वेज? कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो उल्लेख है वह बेल्जियम के कंसर्न में है, और बेल्जियम के कंसर्न में है तो वहां बिल्कुल ये क्लियर है कि द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज। जो डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकर थे, उन उन लोगों के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट था। फॉर एग्जाम्पल, जर्मन स्पीकिंग पीपुल का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट, सिमिलरली विद द जर्मन। और उनका जो मोटिव था, उनके जो एम होते थे, वो यही कि जो उनके लैंग्वेज के लोग हैं, उनका कल्चरल और एजुकेशनल डेवलपमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन, प्रूडेंशियल का जो मीनिंग है हमने टर्म्स में भी देखा, व्हेन वी टेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन, वी कैन से इट इज अ प्रूडेंशियल रीजन। और इसमें एक बड़ा आपको बाउंड्री का एग्जाम्पल हो जाता है रिजर्वेशन फॉर वुमेन। ये कई किताबों में आप प्रूडेंशियल रीजन में देखोगे, कई किताबों में आप मोरल रीजन में देखोगे। तो इसके पीछे का आपका एक्सप्लेनेशन भी बड़ा मायने रखता है। नाउ, these all we already discussed in the chapter, and now we are just going through the important points of the chapter in way question answer. Now, prudential reasons or moral reasons के example Indian context से। आफ्टर दैट, डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब ये देखो, ऑफलाइन क्लास में हम लोगों ने देखा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो उसमें आपको उस टॉपिक के अंदर से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का डिफरेंस। हॉरिजॉन्टल अमाउंट द ऑर्गन्स है, वर्टिकल
बिटवीन और अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स का डिवीजन है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंसेस। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफन रिफर टू एज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। मैंने पढ़ाते समय कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और कई बार जो है सीधा ना पूछ के चेक एंड बैलेंसेस वाले तरीके से पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग मीन्स पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसे चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो हमने इसे पहले भी समझा है कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम इसलिए कहेंगे या कहते हैं क्योंकि जो ऑर्गन्स हैं वे एक दूसरे के जो कार्य प्रणाली है, द वर्क ऑफ वन अनदर, दे यूज टू चेक इट, एंड इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग दे करेक्ट इट एंड दे मेक बैलेंस। Moving to the next question, explain the principle of federal division of power sharing. फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग के क्या आपको प्रिंसिपल हैं? अंडर फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग द पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल डिवीजन की बात करें तो यहाँ पावर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में बढ़ता है। फॉर एग्जांपल यूनियन, स्टेट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और फिर इसे हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। अंडर दिस द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेस डाउन पावर ऑफ ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। यह चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। अगर हम एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन को देखें तो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 1 के अंत में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, यह पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। और हमने देखा है हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, and then power shared by political parties, pressure groups and movements. This one, point number 4. Point number 4. Now, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी चैप्टर के अंत में क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 लोगों के स्टेटमेंट हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, Which of these do you agree with and why? 3 स्टेटमेंट है, पूछा जा रहा है आप किससे सहमत हो और क्यों सहमत हो। मैं सहमत हूं ओएसएफ के कंक्लूजन से, क्योंकि ओएसएफ का नाम है एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हर एक सोसाइटी सम फॉर्म्स ऑफ पावर को शेयर करते हैं, जरूरी है उनके लिए। एंड जस्ट अ मिनट, every society needs some forms of power sharing even if it is small or does not have social division। औसफ का कहना है कि पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह है, चाहे जो देश है या जो समाज है कितना ही छोटा क्यों ना हो, और हो सकता है उस वहाँ कोई सोशल डिवीजन भी नहीं हो, लेकिन फिर भी पावर शेयरिंग होना चाहिए। चैप्टर पढ़ाने के दौरान मैंने कई बार कहा पावर तो फैमिली मेंबर्स में भी शेयर होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है मेयर ऑफ मर्चेंटम करके, और फिर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब मेयर है, यह भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, डायरेक्टली दिया हुआ है चैप्टर के अंत में। अब यह व्यक्ति क्या करता है, जो मेयर है मर्चेंटम का, ब्रुसेल्स के पास टाउन है, उसने बैन लगा दिया, ठीक है, और डिफेंड कर रहा है फ्रेंच बोलने पर, बैन लगाने पर। उसका क्या नाम है, he said that the ban would help all Dutch speaker integrate with Flemish. Do you think? तो इसने क्या कदम उठाया कि किसी भाषा पर पाबंदी लगाया। तो किसी भाषा पर पाबंदी लगाया तो डेमोक्रेसी में यह सही नहीं है, तो वी आर नॉट एग्री। ठीक है, गिव योर रीजन। रीजन क्या है? क्योंकि डेमोक्रेसी में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, बल्कि मिल बैठ करके अकोमोडेट करने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा। अगला और आखिरी बात,
आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए? तो पावर शेयरिंग कन्फ्लिक्ट रिड्यूस करता है, इसलिए होना चाहिए। यह आर्बिटेरी आर्बिटरेरीनेस सिचुएशन को कम करता है। इसका मतलब होता है डिक्टेटरशिप। तो पावर शेयरिंग डिक्टेटरशिप की पॉसिबिलिटी को कम करता है, डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करता है, और लोगों के पार्टिसिपेशन को गवर्नमेंट के अंदर इनकरेज करता है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी शुड गो फॉर पावर शेयरिंग, वी शुड गो फॉर पावर शेयरिंग। विद दिस द मीटिंग, do you have any question? 1 minute is there. Do you have any question? Thank you very much. No question from your side. Have a nice day. God bless you all. The meeting is just 1 minute. Thank you. Good day to all.